हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूं आर.के. इंस्टीट्यूट फिजिक्स के क्लासेस में। फिजिक्स के जो हमारा चैप्टर है गति, कक्षा 9 के लिए पहला चैप्टर, जिसमें हमने एक वीडियो नंबर फर्स्ट थी, उसमें हमने पहले 3 पेज के लिए पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, इसके बारे में। तो बच्चों, आज हमने उसमें और भी कुछ पढ़ा था। अगर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँ, हमने पढ़ा था उसमें साइंस क्या है, ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या है, और मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर के। तो बच्चों, मैटर के बारे में थोड़ा सा, उसमें पहली वाली जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि मैटर है क्या। जो द्रव्य होता है, द्रव्य वो तो होता है आपका वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। और जो आपका द्रव होता है, द्रव आपका कोई भी तरल पदार्थ जो होगा वो आपका द्रव होगा। कोई भी तरल पदार्थ आपका द्रव कहलाएगा। और द्रव्य होगा आपका कोई भी पदार्थ जिसमें आपका भार भी होगा और आपका द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे गति की। मोशन क्या है? गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु को गतिशील कहते हैं। तो जब समय के साथ अगर उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही हो किसी वस्तु की, तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु को गतिशील कहते हैं। तथा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक गति कहलाता है। मतलब जिस कारक के द्वारा या जिस कारक के कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, उसे क्या कहेंगे? उस वस्तु की गति कहते हैं। अब जो गति हो, उसके बाद विराम अवस्था, विराम एवं गति अवस्था। एक विराम अवस्था होगी आपकी, एक गति अवस्था होगी। विराम अवस्था कौन सी होगी और गति अवस्था कौन सी होगी, इस बारे में आपकी विराम अवस्था कौन सी और गति अवस्था क्या है, इसे देखेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करती है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करती है, तो वह वस्तु विराम अवस्था में या स्थिर कहलाती है। मतलब बच्चों क्या बताया कि जब कोई वस्तु समय के साथ, मतलब कोई वस्तु है उस समय के साथ, समय बढ़ रहा है, घट रहा, कुछ भी हो रहा, वो अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रही है, वो क्या कहलावा? आपकी विराम अवस्था। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, क्या? मेज पर रखी भारी वस्तु, पृथ्वी की सतह पर स्थिर पेड़ पौधे, मकान आदि, सब के सब क्या है? स्थिर अवस्था में आपके। इसके बाद बच्चों गति अवस्था। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है तो वस्तु गतिशील या गति अवस्था में कहलाती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी गति में परिवर्तन कर रही हो तो वो आपकी क्या कहलावे? गतिशील अवस्था, गतिशील वस्तु या गति अवस्था में कहलाती है। जैसे उदाहरण दे रखा है आपका, वायु में उड़ता वायुयान, सड़क पर दौड़ते वाहन। वायु में उड़ता वायुयान और सड़क पर दौड़ते वाहन। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की है? तो आपका पेज नंबर 5 है बच्चों। गति भिन्न प्रकार की होती है जो कि निम्न है। गति आपकी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है जो कि क्या है? निम्न है। निम्न क्या है? नंबर फर्स्ट, रेखीय एवं रैखिक गति। रेखीय एवं रैखिक गति वो क्या है बच्चों? किसी वस्तु की गति जो सरल रेखा यानी सीधी होती है। किसी वस्तु की गति जो सरल रेखा यानी सीधी रेखा में होती है, वह आपकी रेखीय या रैखिक गति कहलाती है। तो बच्चों क्या बताया कि यदि कोई वस्तु है वो सीधी रेखा में कोई गति कर रही, तो आपकी क्या कहलाओगी? रैखिक या रेखीय गति कहलाओगी। उदाहरण दे रखा बच्चों उसका कि किसी ऊंचाई से नीचे फेंके गए पिंड या गेंद की गति, सीधी सड़क पर दौड़ते हुए वाहन की गति। भाई किसी ऊंचाई से हम फेंक रहे किसी पिंड को या गेंद को,
उसी गति, या सड़क पर कोई वाहन दौड़ रहा है सीधी रेखा में, सीधा दौड़ रहा है वाहन कोई, वो उसकी गति क्या कहलाओगी? आपकी रेखीय गति कहलाओगी। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रकार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति क्या आपकी? ऐसी वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ऐसी वस्तु की गति जो समान समय अंतराल में एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो, वो आपकी क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर, आपका एग्जाम्पल है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो उसकी गति। अगला है आपका नंबर 3 रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है आपकी? यह है आपकी अनियमित गति, जिसमें कोई नियमितता नहीं होगी। ठीक है, अस्वतंत्र गति कह लो आप इसे। ठीक है, अनियंत्रित। यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता है, यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन हो रहा हो आपका, होता रहे, तो ऐसी गति अनियमित गति कहलाती है। जैसे उदाहरण दे रखा है इसका, वातावरण में कीट पतंगों की गति। आपने देखा होगा बच्चों कि जो हमारे कीट पतंगे होते हैं वो कभी तो किसी दिशा में उड़ना शुरू कर देते और कभी किसी दिशा में उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी गति क्या है? अनियमित गति है। इसके बाद बच्चों आपका नंबर 4 है ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, दोलनीय अथवा कंपन गति। वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी, दोलनीय अथवा कंपन गति। ये क्या है बच्चों? देखेंगे ध्यान से। यदि कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित वस्तु से इधर या उधर या ऊपर या नीचे एक ही पथ पर गति करता है तो गति दोलनीय या कंपन की गति कहलाती है। मतलब क्या कहा बच्चों कि यदि कोई गतिशील कोई पिंड है आपका गतिशील, वह एक निश्चित बिंदु से है, वो क्या कर रहा है आपका? कभी इधर गति कर रहा है, कभी इधर, या कभी ऊपर कभी नीचे गति कर रहा है, तो आपकी क्या कहलाओगी? दोलनीय गति। बच्चों देखा होगा आपने देखा होगा आपने एक ये स्तंभ हो गया आपका, तो बच्चों इसमें कोई पेंडुलम ले लिया आपने, तो बच्चों आप जब इसे हिलाओगे तो बच्चों इधर जाएगा और इतना ही इधर जाएगा, तो बच्चों इधर जा रहा है या इधर जा रहा। आपने देखा होगा बच्चों जब आप छोटे छोटे से थे तो आपने एक रस्सी में आप कभी कभी एक ईंट की रोड़ी या कोई बजरी बांध लिया करते थे, और आप देखते थे कि जितने आपने उसे ऊपर लेके गए उतने वो आपका नीचे आया करता था। या आपने बच्चों देखा होगा घड़ी। ठीक है, क्या होता है वो घड़ी का घंटा जो होता है वो क्या होता है, जब उसका टाइमिंग आ जाता है तो वो उतना ही तो आपका इधर जाता है और उतना ही आपका इधर और इतना ही आपका इधर जाता है। तो बच्चों ये जो इस प्रकार की गति हो, मतलब इधर गई, ये आपकी दोलनीय गति कहलावे या कंपन गति कहलाती है आपकी। जैसे पेंडुलम की गति, झूले की गति। आपने झूला भी देखा होगा बच्चों, आप झूलते भी हो। क्या होता है झूले में, एक बार आप जितने ऊपर जाओगे उतने ही आप नीचे आओगे। तो बच्चों वो गति जो सी आपकी झूले में बैठे हुए गति जो आप कर रहे हो वो कौन सी गति होगी? आपकी पेंडुलम की गति, वो दोलनीय गति। इसके बाद बच्चों आपका है अगली गति रोटेटरी और सर्कुलर गति मोशन, झूलन या वक्र रेखीय गति। यदि कोई गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो यह वक्र रेखीय या झूलन गति कहलाती है।
यह क्या कहलाओ आपकी वक्र रेखा या झूलन गति कहलाती है। तो बच्चों इसके बाद आपका झूलन गति या हो कैसी, तो देखो बच्चों उदाहरण दिया, वक्र रेखीय मोड़ पर बाइक सवार की गति, घूमते हुए लट्टू की गति। तो बच्चों देखा होगा आपने कई बार कि जब हमारी सड़क में कोई मोड़ होता है, जैसे कि हमारी ये सड़क है, इसमें मोड़ है हमारा है, तो बच्चों जब आपने देखा होगा तो जो ये मोड़ पर गति जो होती है उसकी जो वो घूम वाली गति होती है, वो झूलन वाली गति होती है, वक्र रेखीय गति होती है, उसे हम बच्चों कहते हैं वक्र रेख। जब आपका ऐसे घूमता है वो, मतलब वो ऐसे ऐसे सीधे से ऐसे तिरछा हो जाता है, तो आपकी क्या कहलाती है वक्र रेखीय गति। इसके बाद बच्चों आपका अगला टॉपिक है सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश और अदिश राशियाँ, सदिश और अदिश राशियाँ क्या हो, ध्यान से देखेंगे, नाम से पता चल रहा सदिश और अदिश। सदिश तो वो होगी जिसमें दिशा होगी, और बच्चों अदिश वो होगी जिसमें दिशा नहीं होगी। तो पहले जो हेडिंग हमने डाला वो डाला स्केलर क्वांटिटीज़ सदिश अदिश राशियाँ जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती है। जिसमें केवल और केवल परिणाम की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, वो आपका क्या कहलाओगा अदिश राशियाँ कहलाओगी। और बच्चों इसके बाद आपका पेज नंबर 7, जैसे उदाहरण दिया चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, ताप, आवृत्ति आदि अदिश राशियाँ है। बच्चों चाल है, दूरी है बच्चों देखो, उसमें आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है कि हमें इस दिशा में जाना है या इस दिशा में जाना है, हमें सिर्फ आवश्यकता है किसकी, परिणाम की, कि हमें इतनी दूर जाना है या हमें ये करना है। अगला है बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियाँ। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम की भी और दिशा की भी दोनों की आवश्यकता होगी, वो आपकी कहलाओगी सदिश राशियाँ। जैसे बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग, बलाघूर्ण आदि सदिश राशियाँ है। बच्चों जैसे बल है, बल आपके लिए आपका सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि? क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा जब आप किसी भी वस्तु पर कोई भी बल लगाओगे, तो आप जब बल लगाओगे उसमें आपका परिणाम भी होगा, मतलब आपको कितना तेज के साथ, कितने बल, कितनी ऊर्जा के साथ आप बल लगा रहे। और बच्चों उसमें आपका क्या होगा, दिशा भी होगा कि आपको बल लगाना किधर को है, तो दोनों चीज़ होगी बच्चों। तो इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है आपका जो आपके अधिकतम पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारा ही काम, क्या है कि सदिश राशियाँ तथा अदिश राशि में अंतर, कि सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। तो बच्चों आपका सदिश और अदिश, एक तरफ हमने अदिश राशियाँ लिख ली और एक तरफ आपने सदिश राशियाँ लिख ली। इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, और इन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आपने देखा, अभी पढ़ा आपने परिभाषा से ही वही अंतर लिख दिया आपने पहला। इन्हें गणित के साधारण नियम के अनुसार इन राशियों को जोड़ा, घटाया, गुना, भाग किया जा सकता है। जो हमारी अदिश राशियाँ होगी उन्हें हम गणित के नियम के अनुसार क्या करेंगे, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। और जो सदिश राशियाँ होगी इनमें गणित के साधारण नियम के अनुसार भाग, जोड़ा, घटाया, गुना या भाग नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, इन्हें एक अक्षर या संख्यात्मक मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इन राशियों को तीर लगाकर इनका निरूपण किया जाता है। जैसे बच्चों मैं आपको यहीं लिख के दिखा दूँ, इन्हें तो किसी भी उससे संख्यात्मक मान से कोई भी संख्यात्मक मान दे देंगे और इन्हें तीर द्वारा, जैसे कोई ए है वो आपकी सदिश राशि है, तो बच्चों उसके ऊपर हम ऐसा लगा देंगे, ठीक है। अब अगला, जैसे
व्यक्त करते हैं और त्वरण को ए के ऊपर बार लगा के ये प्रदर्शित करते हैं। मतलब ए क्यों लिखा हमने त्वरण को, क्योंकि इसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं और समय को हम बोलते हैं इंग्लिश में टाइम। ठीक है, तो बच्चों आपका क्वेश्चन अब पेज नंबर आपका 8 है। पेज नंबर 8 पे आपका टॉपिक आया अगला दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, तो बच्चों दूरी और विस्थापन आया जब, तो दूरी और विस्थापन, तो बच्चों आपका पहला जो टॉपिक लिया हमने वो लिया आपका डिस्टेंस, दूरी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को उस गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है। यह एक अदिश राशि है। देखो बच्चों, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को उस गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, या वह चली गई दूरी होती है। दूरी कहते हैं भी आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ। यह एक अदिश राशि है। तो बच्चों दूरी क्या है यहाँ? अदिश राशि। अगला बच्चों विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या हो? किसी निश्चित दिशा या सरल रेखा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। मतलब क्या कहा बच्चों कि किसी वस्तु की निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच का जो अंतर होगा वो आपका विस्थापन कहलाएगा। उदाहरण दे दिया बच्चों, जैसे कि एक छोटा सा, माना किसी विद्यार्थी का घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर हो। यदि विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय जाता है तथा विद्यालय से घर वापस लौट आता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी 4 किलोमीटर होगी, परंतु उसका विस्थापन 0 होगा। क्योंकि बच्चों हमने बताया कि जितनी प्रारंभिक दूरी होगी, प्रारंभिक दूरी कितनी तय करी उसने? घर से विद्यालय तक की दूरी तय करी, कितनी? 2 किलोमीटर दूर। और अंतिम दूरी कितनी तय करी उसने? विद्यालय से घर तक की, वो भी कितनी करी? 2 किलोमीटर दूर। तो वो आपकी कितनी होगी? 4 होगी। दूरी तो होगी 4, परंतु अगर विस्थापन की बात करूँ तो दोनों का अंतर 2 में से 2 गए 0, तो उसका विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि व्यक्ति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच कोई अंतर नहीं है, इसलिए बच्चों आपका क्या होगा? ये 0 होगा विस्थापन। तो बच्चों दूरी क्या बताइए? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई आपकी दूरी कहलाती है, और किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को आप क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बच्चों विस्थापन जो है वो समझाया गया। देखो यहाँ पे जाने की दूरी कितनी दूर गया बच्चा? ये घर से विद्यालय है, ये घर से विद्यालय है। जाने की दूरी इधर को घर से विद्यालय पहुँच गया बच्चा, 2 किलोमीटर दूर चला। और कितने चला? 2 किलोमीटर दूर। और बच्चों ऐसे ही वो विद्यालय से फिर घर चला, वापस आने की दूरी। ठीक है बच्चों, वापस आने की दूरी मतलब जितना गया उतना ही वापस हो गया, तो आंसर वो 0 होगा इसका विस्थापन। और इसी प्रकार बच्चों जैसा आपने सदिश और अदिश के अंतर लिखे थे, इसी प्रकार आपके दूरी और विस्थापन में भी अंतर है। दूरी क्या है? गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई उस वस्तु की दूरी कहलाती है, और किसी निश्चित समय किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसके बाद दूरी में केवल परिमाण होता है और विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों होती है। दूरी में तो केवल क्या होता है? परिमाण होता है, और विस्थापन में क्या होगा? परिमाण व दिशा दोनों होती है। और दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन आपकी एक सदिश राशि है। दूरी का जो मान होगा उससे सदैव धनात्मक ही होगा,
और जो विस्थापन का मान होगा वो आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। देखा होगा बच्चा आपने अक्सर करके, कभी हम ये नहीं कहते कि आज हमने -5 किलोमीटर दूरी तय करी या -10 किलोमीटर दूरी तय करी। ठीक है, हम क्या कहते हैं हमेशा कि आज हमने 5 किलोमीटर दूरी तय करी, आज हमने 200 किलोमीटर दूरी तय करी। ठीक है, इसके बाद आपका एक नोट है NOT नोट, दूरी तथा विस्थापन के मान समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कि जो दूरी और विस्थापन है उसके मान समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 है, आपका टॉपिक है असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति क्या हो? यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो आपकी जो गति होगी वो एक समान गति कहलाती है। जैसे एक वाहन पहले घंटे में 35 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में भी 35 किलोमीटर दूरी ही तय करता है तो यह कहा जाएगा कि वाहन की गति एक समान गति है। ठीक है बच्चों, मतलब क्या कहा, यदि आपका कोई भी आप ही हो, यदि पहले घंटे में आप 2 किलोमीटर दूर चले तो और अगले घंटे में भी आप 2 ही किलोमीटर दूर चले तो जो आपकी गति होगी वो आपकी एक समान गति कहलाओगी। और इसके बाद है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। असमान गति क्या है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। उदाहरण एक वाहन पहले घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा दूसरे घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और तीसरे घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय करता है तो कहा जाएगा कि वाहन की गति असमान है। ठीक है बच्चों, क्या कहा? यदि आपका टाइम भी और आपकी दूरी भी समान है तो आपका कहलाया जाएगा कि आपकी जो गति है वो क्या है, एक समान है। यदि आपका टाइम और ये अलग अलग है तो बच्चों आपका कहलाया जाएगा कि आपकी क्या है, असमान गति है। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला टॉपिक है वो है स्पीड। चाल। स्पीड है बच्चों आपका अगला टॉपिक, चाल। ठीक है बच्चों, चाल क्या हो? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में जो भी चली गई दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाओगी, चाल कहलाते हैं और इसे v से प्रदर्शित करते हैं। चाल एक अदिश राशि है, हमने अदिश राशि को धर्म में भी लिख रखा था आपने, तो यहाँ पे भी आपने लिख दिया क्या कि चाल एक अदिश राशि है। इसके बाद पेज नंबर 11 है आपका चाल का जो फॉर्मूला हो वो है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। और दूरी को हम प्रेजेंट करते हैं एस, और जो आपका जो समय अंतराल है जो प्रेजेंट करते हैं आप। तो बच्चों आपकी जो दूरी है उसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं और जो समय अंतराल है उसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और जो चाल के अन्य मात्रक होते हैं बच्चों वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर का छोटी इकाई है सेंटीमीटर और घंटे की छोटी इकाई है सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आप पढ़ेंगे चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार की हो? चाल नंबर फर्स्ट, एक समान चाल। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल
एक समान चाल कहलाती है। यदि आपका समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही तो आपका क्या कहलाओगा, एक समान चाल कहलाओगी। असमान अथवा परिवर्तित चाल, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल या अपरिवर्तित चाल कहलाती है। मतलब क्या कहा, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल या परिवर्तित चाल कहलाती है। मतलब वस्तु का जो समान समय तो समान अंतराल है, परंतु जो उसकी चाल है वो दूरी जो है वो भिन्न भिन्न तय कर रही। इसके बाद बच्चों आपका अगला टॉपिक है औसत चाल। औसत चाल क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इसमें खर्च कुल समय या व्यय कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। मतलब क्या कहा बच्चों कि किसी वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होगी और जो उसमें जितना समय लगा होगा, जितना समय उसमें लगा होगा उसका जो अनुपात होगा वो आपका क्या कहलाओगा बच्चों, वो कहलाओगा बच्चों आपका औसत चाल, औसत चाल कहलाओगे आप। तो बच्चों इसी प्रकार आपका औसत चाल का जो फॉर्मूला होगा, अभी जो बताया कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा खर्च उसमें कुल खर्च समय या व्यय कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो बच्चों हमने फॉर्मूला लिखा कि औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय। औसत चाल v, चाल को हम v से लिखेंगे और जी तय की गई दूरी s और जी आपका कुल दूरी तय करने में लगा समय कितना आपका t। तो बच्चों हमने आज 3-4 टॉपिक पढ़े कक्षा 9 के। हमने पेज नंबर जो पीडीएफ में पेज नंबर 11 है उस तक का आज हमने कार्य कंप्लीट कर लिया, नीचे तक का। तो बच्चों आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक समझें और बच्चों अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपकी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में या जिस ग्रुप में आपके पास कार्य आ रहा है उस ग्रुप में आप ज़रूर लिख के भेजें, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो घबराना नहीं है, आप समस्या बताएंगे तो आपका समाधान होगा और नहीं बताएंगे तो भाई समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा। बच्चों किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पे या तो ग्रुप में या आप मेरे से ही पर्सनल नंबर पर मेरे आप कॉल करके या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। 78301358 और 98। ठीक है बच्चों, मैं पंकज कुमार आपकी सेवा में हमेशा 24 घंटे हर पल हर टाइम हर सेकंड आपकी सेवा में तत्पर हूँ। परंतु बच्चों मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। जैसे कि आप न्यू एडमिशन है, सभी कक्षा 8 से कक्षा 9 में आए हैं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन और करूँगा, आप घबराए ना बिल्कुल भी और कार्य को धीरे धीरे लेके चलें, ठीक है। बहुत ही जल्द हम सब वीडियो के माध्यम तो हम पढ़ ही रहे हैं, बहुत ही जल्दी भगवान की आशीर्वाद से हम जल्दी मिलेंगे सभी और क्लास में बैठकर हम सभी अध्ययन करेंगे। परंतु बच्चों इस वीडियो वाली क्लासेस को भी आप ऐसे ही मत लो, ये भी आपके फ़ायदे के लिए ही है, ठीक है। आप अपने समय का सदुपयोग करें, कोई भी दुरुपयोग न करें। जब वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को ही ध्यानपूर्वक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।